नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए सुबह से ही मतदान लगातार चल रहा है। वहीं पर अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता लगातार विधानसभा में अपना प्रत्याशी चुनने के लिए सुबह से ही मतदान कर रहे हैं। 78 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 1204 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इसी चरण में सिमरी बख्तियारपुर में मधेपुरा सीट पर भी मतदान होता हुआ सुबह से नजर आ रहा है। वहीं पर सिमरी बख्तियारपुर से विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सैनी और साथ ही मधेपुरा से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 34.82% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार इक्का दुक्का घटनाओं को अगर छोड़ दें तो सभी 78 सीटों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से लगातार मतदान चल रहा है। वहीं अगर बिहार के अररिया की बात की जाए तो वोटरों के साथ वहां पर सुरक्षा बलों की झड़प हुई है, इस तरह की खबरें वहां से सामने आई है। वहीं पर दमदाहा की बात की जाए तो वहां पर भी सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें 15 जिलों की 78 सीटों पर सुबह से ही मतदान चल रहा है और जहां जहां फिलहाल मतदान चल रहा है उनकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर आप देखिए किस तरीके से लगातार सुबह से ही वोटिंग हो रही है और तमाम संख्या में मतदाता लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बिहार की 5 विधानसभा की ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो पहली तस्वीर अररिया से आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप सहरसा से देख रहे हैं और तीसरी मधेपुरा से। इसके अलावा दरभंगा और किशनगंज से आप ये लगातार 5 तस्वीरें देख रहे हैं, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही लोग लंबी लंबी कतार लगा के अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और साथ ही अगर मुद्दों की बात की जाए तो लोगों से जब हमारे संवाददाता की ओर से बातचीत की गई है तो उन्होंने भी यही कहा कि इस बार का चुनाव जो है विकास के मुद्दे पे होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है वो इस बार के चुनाव में काफी जागरूक नजर आ रही है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि तमाम पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी आज जहां पर चुनाव हो रहा है उस सीट से वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी ओर से आज जो सुबह से मतगणना माफ कीजिए जो वोटिंग चल रही है इसको लेकर प्रतिक्रिया दी गई है, क्या कुछ कहा गया है सुनते हैं। इसके अलावा विरोधियों पर भी निशाना साधा, वो भी सुनते हैं। जनता वोट क्यों दे जब बिहार भूख में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बाढ़ और मौत में नंबर 1, प्रवासी मजदूर में नंबर 1, इकोनॉमी है ही नहीं। और सबने देखा 15 साल क्या हालात हो गए, तो जनता वोट क्यों दे इन दोनों को। की समस्या है वो दूर हो जाए, यही है और कोई नहीं। कौन सा पुल है और कहाँ अवस्थित है? ये पुल सिरनिया गांव में है जो लगभग घरारी और पछाड़ी टोला को लेकर के 5000 की आबादी नदी के उस पार है, जिसका आना जाना और सामान तमाम दाल चावल खाने पीने का तमाम जरूरत की चीज जो है इधर सिरनिया में है। उधर से आने के लिए भी आदमी को दिक्कत होता है और इधर से जो खेत पथार जिन लोगों का है उन लोगों को भी दिक्कत होता है जाने आने में। गाँव के आदमी आते हैं यहाँ पर जाते हैं। बनाने में कितना खर्च आया और कैसे कैसे बनाया, कितना दिन लगा बनाने में? 27 तारीख से वर्क स्टार्ट हुआ है बांस तास काटने का काम और कल 6 तारीख को कंप्लीट हुआ है और अभी भी कुछ काम बाकी है। लगभग जो है सो लेबर कॉस्ट डोरी रस्सी सब मिला करके लगभग जो है हम समझते हैं कि 30-35 के लगभग अप्रोक्स पड़ चुका है। क्या लगता है इस पुल के बनने से वोट का परसेंटेज बढ़ेगा? 50% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगभग इधर से भी जो है कम से कम एक वार्ड ये है और एक वार्ड उधर 2 वार्ड मल्ली पट्टी में है, तो दोनों मिला करके लगभग 2000 आबादी है।
माने वोटर है। आबादी तो बहुत है लेकिन वोटर जो है 2500 के लगभग वोटर है जो अपना मतदान वहाँ जाकर के करते हैं। जो पहले नहीं पढ़ता थे वहाँ, पहले पड़ता था लेकिन जेंट्स लोग नाव से जाया करते थे और लेडीज लोग जो है सो नाव से पार उतरने में कुछ को डर लगता था, जिससे जो है सो नहीं जा पाती थी, बुक तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब जो है लश्कर बन जाने से जो है सबको आने जाने का सो दिक्कत खत्म हो चुका है और आने जाने में भी दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परवेज आलम। लगातार सुबह से ही मतदान चल रहा है और फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे थे पुल की, वो दरभंगा की तस्वीरें थी, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से लगातार विकास की बातें कही जाती है और उसके बाद आज जब वोटिंग का दिन है, वहां पर सुबह से ही वोटिंग हो रही है, तो वहां पर किस तरीके से लकड़ियों का पुल बनाया गया है और वहां से लगातार लोग चलकर अपने पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। तो एक तस्वीर जो आपने देखी, इससे कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि विकास के दावे सिर्फ खोखले हैं, विकास के दावे कभी धरातल पर नहीं उतरते, सिर्फ बातें कही जाती है, योजनाएं बनती है और कागजों तक ही सीमित रहती है। क्योंकि एक तरीके से लगातार कहा जा रहा है कि 15 सालों से सुशासन की सरकार चली आ रही है, विकास के तमाम कामकाज किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आप अच्छा रहता है, महिला भी है, कोई डिलीवरी केस है उसको भी परेशानी होती है। और दूसरे जो है वोटर के लिए जो है हम लोग के वोटर नहीं दे नहीं पाते। पुल बनने से 50% वोटर हमारा। कैसे मन में आया कि पुल बनाया जाए? मन में आया कि जो परेशानी की वजह से मन में आया, क्योंकि 1 साल की परेशानी नहीं, 2 साल की परेशानी नहीं, काफी दिनों से परेशानी झेल रहे हैं, इसलिए मन में आया कि भाई ये काम करना है। सबों ने सहयोग दिया, ज्यादातर हमारे ज्यादा भाई पूरा बांस काट भी ज्यादातर सहयोग दिया। तो यहाँ जो पिछले विधायक थे वो नहीं बनाए, उनको आप लोगों ने कहा नहीं? नहीं, विधायक जी तो आए, अपना वोट बैंक किए, पूरा विषय लपेट के गए, तो आज तक आई ही नहीं। तो अब कैसा सरकार चुनेंगे? अच्छा चुनेंगे जो हमारी सहयोग करे और हमको जो विकास करे, गांव की विकास हो और दूसरे के हम लोग के चलने फिरने में सहूलत हो। कम से कम जो है 10-15 गांव के आदमी इस रास्ते से जाते आते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद। तो आपने देखा दरभंगा से तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर नदी पर लकड़ियों का पुल बनाया गया है और मजबूरन लोगों को वहां से क्रॉस करके पोलिंग बूथों पर जाना पड़ रहा है। तो इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार 15 साल से सुशासन की और विकास की नाम की दुहाई दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लकड़ी का पुल बना हुआ है। अगर तेज बहाव आता है, यहां पर बाढ़ आती है, इस तरह कि कोई भी हालात यहां पर बनते हैं तो कभी भी ये पुल गिर सकता है। लेकिन सरकार की अगर बात कर ले तो सरकार ये बात मानने के लिए कभी तैयार नहीं होती कि वाकई ही विकास के काम जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित है, धरातल पर विकास नहीं नजर आता। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दरभंगा से दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही लगातार वोटिंग चल रही है और तमाम प्रत्याशी जो है वो लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी इस पुल को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बिहार में सुबह से ही वोटिंग चल रही है। 78 सीटों पर सुबह से लगातार मतदान चल रहा है और उसी को लेकर तमाम मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि बिहार में किस तरीके से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हैं, बीजेपी से हमारे साथ मृत्युंजय झा हमारे साथ जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा हम आपको बता दें जेडीयू से हमारे साथ सुमन कुमार मलिक जी जुड़े हैं। सुमन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मैं आपको बता दूं इस तमाम चर्चा में हमारा साथ देने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल हक जी हमारे साथ जुड़े हैं। इरशादुल जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से 78 सीटों पर सुबह से मतदान चल रहा है और अगर फिलहाल की बात की जाए तो आप भी तस्वीरों में देख रहे होंगे, न्यूज इंडिया की ओर से लगातार ये तस्वीरें दिखाई जा रही है बिहार के दरभंगा से, जहां पर सुबह से वोटिंग तो चल रही है लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो तमाम मतदाता जो है वो लगातार नदी को पार करके वोटिंग बूथ पर आ रहे हैं और वहां पर सिर्फ लकड़ी का पुल बना हुआ है। तो सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे, उसके बाद आज का जो चुनाव आप देख रहे हैं उस पर। कई जगह पे कई चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी कर दिया है इस वजह से कि उनके यहाँ पे विकास के कार्य नहीं हुए हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। मोतिहारी का एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रमोद कुमार जी, वो चुनाव के लिए वोट मांगने गए थे तो लोगों ने उन्हें बताया था कि देखिए कैसा कीचड़ भरा रास्ता है, आप आए हैं तो आपको इस कीचड़ में चल के दिखाना होगा जी। और लोगों ने उन्हें मजबूर किया था कि वो कीचड़ में उन्हें चलना पड़ा था। तो एक तरफ सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि हमने हर जगह पे सड़कें बना दी हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसी क्षेत्र में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार के प्रतिनिधि हैं वहां पे इस तरह की हालत थी जी। तो और जैसा कि आपने तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरह से लोग बांस के पुल पे भी चल करके जाते हैं और आते हैं। तो ये विकास एक तरफ सरकार का दावा कुछ है और विकास की वास्तविकता कुछ है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने इरशादुल जी सही कहा कि वाकई ही विकास की बातें जो है वो सिर्फ कागजों तक सीमित होती है, धरातल पर इस तरह की कोई भी हकीकत सामने देखने को नहीं मिलती है। मृत्युंजय जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार विकास के दावे किए जा रहे हैं लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूं और तमाम जो दर्शक फिलहाल आपको देख रहे हैं वो भी ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार विकास की बातें कही जाती है और उसके बाद भी अभी तक दरभंगा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक पुल तक आप लोग नहीं बना पाए। मृत्युंजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? देखिए, जिसने बिहार को कभी देखा नहीं उसे यही कह सकते हैं कि बिहार में विकास के केवल दावे कागज पे है। या वही बिहार है जहां बिहार में कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आप बात कर रहे हैं लगभग 1500 से ऊपर पुलों के निर्माण हुए, छोटे पुलियों के अलग निर्माण हुए। बिहार में ऐसे बहुत से क्षेत्र कटे पड़े थे। ये ठीक है कि सरकार सब काम पूरा ही हो जाता है तो फिर सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं होती। सरकार हमेशा नवीनीकरण करती है और सारे काम को, नए नए एजेंडे को अपने हाथ में लेती है, अधूरे काम को पूरा करती है, लक्ष्य निर्धारित करती है। लेकिन बिहार में जो माहौल था, जिस प्रकार की परिस्थिति थी, उसमें कई बड़े परिवार, दरभंगा की आप बात कर रहे हैं, कोई पटना से दरभंगा जाता था तो उसको रोए खड़े हो जाते थे, कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते थे। लोग परेशान हो जाते थे, बसों में सफर करते थे। एसी बस की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट बसेस होती थी उस बसेस में लोगों की हालत खराब हो जाते थे, सड़कें इतनी टूटी पड़ी थी। लेकिन आज यह सड़क में 3 घंटा 4 घंटा में लोग दरभंगा पहुंच जा रहे हैं जी। मृत्युंजय जी बीच में आपको रोकूंगी, दोबारा आपकी तरफ आऊंगी तो आपको बता दें आरजेडी से हमारे साथ आस्तिक शर्मा जी जुड़ गए हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका जी। शर्मा जी आपके पास भी लौटूंगी, मृत्युंजय आप अपनी बात कंप्लीट करिए। और इस बिहार के अंदर जो जैसे मैंने कम्युनिकेशन बताया उसी तरह से आप बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की लोग बात करता है, घटनाएं मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए मृत्युंजय जी, इस बात का जवाब दे दीजिए जो ये तस्वीरें फिलहाल दिखाई जा रही है, आप इसे विकास में गिनते हैं? ये विकास है? अपनी समस्याओं का समाधान कर लेने जाते थे। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के थाने के लिए बिहार में जैसे थाने को उत्कृत किया गया, वहाँ कंप्यूटर से नेट से आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसे आप विकास में काउंट करते हैं? आप मानते हैं कि लकड़ियों का जो पुल बनाया गया है जिसकी वजह से लगातार सुबह से लोग जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, आप मानते हैं कि ये विकास है? देखिए, मैंने पहले कहा कि बिहार में ऐसे केवल एक पुल आप देख रहे हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में चचरी पुल थी जहाँ लोग जाया करते थे। उन पुलों का निर्माण हुआ, वहाँ छोटे पुलियों के निर्माण हुए और आज कम्युनिकेशन बना। बिहार में बड़े बड़े ब्रिज बने हैं,
रसियारी पुल दरभंगा में एक जी बिल्कुल सर, मैं कहना नहीं चाहती थी पर आपने जिक्र कर दिया। बाकी तमाम बड़े बड़े पुल बनाए गए हैं और उसके बाद में उद्घाटन से पहले वो टूट जाते हैं। नहीं है, एक पुल टूटने की बात होती है लेकिन सैकड़ों पुल, लेकिन सर वो एक पुल भी तो तमाम लोगों की उम्मीदें उस पे टिकी होती है, कितना खर्चा उस पे होता है। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि सरकार यही किया है, यही सरकार आगे भी करेगी। ठीक है, तो विश्वास है लोगों का जी, और इसी विश्वास के आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, वो तो आने वाली 10 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल, लोगों की ओर से किस पार्टी पर भरोसा जताया गया है। आरजेडी से आस्तिक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आस्तिक जी, आपने भी सुनी होगी मृत्युंजय झा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, कैसे देखते हैं आप इन बातों को? उनकी ओर से कहा गया है कि लगातार सरकार की ओर से नवीनीकरण की बात कही जा रही है और जिस दरभंगा की मैं बातें कर रही हूँ वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। तो 15 सालों से क्या कर रहे थे फिर? नहीं किया जाएगा ऐसा मैंने नहीं कहा, फिर बात को ट्विस्ट मत करें। सर किया गया है तो ये किया गया, ये विकास है। ये रसियारी पुल से लेकर सर ये विकास है क्या? सर ये विकास है, अगर वहाँ पर बारिश आ जाए, वहाँ पर बाढ़ आ जाए तो वो पुल ढह जाएगा। तमाम औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पोलिंग बूथ पर आ रही है, ये विकास कराया आपने। और जिस पुल की आप बात कर रहे हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जिस पुल की आप बात कर रहे हैं, करोड़ों की लागत से वो पुल बनता है, उद्घाटन से पहले वो टूट जाता है। ये पुले जो बनी, चलिए ठीक है सर, मृत्युंजय जी और भी पैनल पर लोग जुड़े हुए हैं। सर आऊंगी आपके पास, लौटूंगी जी। आस्तिक जी आप अपनी बात रखिए। देखिए, जो 2005 से 2015 और 20 की बात है, तो 2020 तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेताओं का विकास हुआ, बिहार का विकास नहीं हुआ। बिहार का विकास आप एग्जाम्पल अब सामने आने लगा कि पुल उद्घाटन के पहले टूट रहे हैं, रोड उद्घाटन के पहले बह जा रहे हैं, और सारी स्थिति जो रोड और पुल पुलियों का नाम ले रहे थे, तो जो यूपीए 1 के टाइम में 2004 से 2009 तक जो केंद्र सरकार में बिहार के रघुवंश बाबू मिनिस्टर थे और उस समय सड़क और रेल मंत्री लालू प्रसाद जी थे, पूरा जो फंड दिया गया था उसका रोड मैप बनाया गया था और सब राष्ट्रीय काम हुआ था। उसी समय रोड वगैरह बना था। नाम यहाँ पर नीतीश जी का हुआ, क्योंकि जो मुख्यमंत्री रहता है उसी का नाम हो जाता है। काम उस समय लालू जी के टाइम का हुआ, काम पूरा होते होते 15 बीत गया। जितना ओवरब्रिज दिए, रेलवे पर जितना फ्लाईओवर है सब बना हुआ, वो सब नाम इनका मिला। लेकिन उसके बाद जब यूपीए की सरकार 2014 में चली गई, उसके बाद जब मोदी जी आए तो मोदी जी सिर्फ बात दिए, लेकिन नीतीश जी को उनसे डर था। ये बात सुनते हुए भी तो वाहवाही कर रहे। बिहार विकास, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी का एक सूत्री प्रोग्राम था पूरा, उसके लिए क्या क्या नहीं कार्यक्रम चला है। आस्तिक जी, सवाल तो आपसे भी बनता है, अगर भ्रष्टाचार की बात कर लें तो आपको भी पता है कि आपके नेता फिलहाल कहां पर बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात कर लें तो आपको भी पता है कि हाँ, यही असली बात आपने पूछी और मैं बता देता हूँ जी। पूरे भारत की राजनीति में सिर्फ लालू प्रसाद ही भ्रष्ट हैं जी। यहाँ जो शासन है ना, अगर शासन के अनुसार आप नहीं चलेंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। आज मोदी जी की जय जो नहीं बोलता है वह व्यक्ति, लेकिन सर सवाल तो ये उठता है ना कि आपके सबसे बड़े नेता अगर जेल में हैं तो जो ये विधानसभा चुनाव चल रहा है इसको कैसे देखते, कैसे लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? यही जो 5 साल 10 साल जो हो रहा है, यही तो जनता के सामने आ गया। ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिल जाता है, लालू प्रसाद को जेल हो जाता है जी। सारे पशुपालन घोटाला के आरोपी बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये आस्तिक जी कि जो भी गलत काम करेगा, जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे जेल में डाला जाएगा। प्रशासन की ओर से तमाम कामकाज नहीं ये हो रहा है मैडम यही प्रीति मैडम, ये नहीं हो रहा है जी। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर तो जो जिसका शासन रहता है उसका बोली बोलता है लोग। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि फिलहाल वहाँ पर जो एनडीए की सरकार चल रही है उसमें भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं, लेकिन फिर भी सरकार लगातार उनका समर्थन कर रही है और उनको जेल में नहीं डाल रही है। आस्तिक जी, जो मेरी बातें कही सही है क्या? कि आपका कहने का मतलब ये कि सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों का साथ दे रही है, तमाम भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें अभी तक जेल में नहीं डाला गया। इसमें कोई प्रूफ की जरूरत है? विजय माल्या चला गया पैसा लेकर, उसको कौन? ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। सुमन जी के पास चलते, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन जी, भ्रष्टाचारी लगातार बाहर घूम रहे हैं, सुशासन की बात कही जाती है और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है सर, 15 सालों से अगर इतना ही विकास किया गया था, इतना ही सुशासन वाला राज्य चलता हुआ आ रहा था, तो फिर आखिरी दिनों में ये बात कहां से कहने की जरूरत पड़ गई कि अंत भला तो सब भला?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि तो भ्रष्टाचार की बात हो रही है या माल्या साहब या बाकी लोग जो देश के बाहर सर, मुद्दे से नहीं भटकना। माल्या, मैं जानती नहीं माल्या को सर, मुद्दे से नहीं भटकना, सिर्फ इस बात पे रहना कि फिलहाल जो वोटिंग हो रही है, फिलहाल जो चुनाव चल रहा है उस पर बात करेंगे। आप बस मुझे ये बताइए, 15 सालों से इतना ही अच्छा कामकाज आपकी ओर से किया गया था, तो अंत भला सब भला कहने की जरूरत कहां से आन पड़ी? देखिए, हमारे पास न कोई बेचारगी है न कोई बेरसी है जी, क्योंकि नीतीश कुमार जी संवेदना की बात करते हैं, संवेदना रखते हुए राजनीति करते हैं जी। तो उन्होंने जो संवेदना में आके भावुकता में ये कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, लेकिन वो ये भी जानते हैं और बिहार की जनता, हमारे जैसे कार्यकर्ता और अभी मीडिया के जो चलता है क्या सर? नहीं, संवेदना का अर्थ है कि हम जनता के साथ चलते हैं, जनता के सुख में चलते हैं, जनता के दुख में चलते हैं, यानी कि जनता का सुख दुख जो है वो हमारा सुख दुख है। ये हमारे कहने क्योंकि आपको भी पता है इस बार का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं विकास पर हो रहा है, तो विकास की बातें करनी चाहिए थी ना आपको। क्यों आपने बैठे विपक्ष को मौका दे दिया बोलने का? विकास हमारे लिए, विकास इस चुनाव का मुद्दा नहीं है और चुनाव हमारा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि बिहार को आगे बढ़ते जो गति है वो रुकना नहीं चाहिए। बिहार में जो गति है विकास का वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो तो पिछले 15 साल से विकास हो रहा है। चाहे बिजली की बात हो, दोस्तों मृत्युंजय जी ने कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी सरकार जो आई है, देखिए पहले का कोई विकास नहीं था, पहले तो कोई विकास ही नहीं था, न सड़क था, न बिजली था, न पानी था, न शिक्षा था, न रोजगार था। जब हमारे नहीं वो है, मृत्युंजय जी ने तो कम कहा, मृत्युंजय जी ने कम कहा कि 4-5 घंटे में 7-7, 8-8 घंटे लगते थे। मैं पूर्णिया जाता था, मैं दूसरे दल में था और संगठन के काम से जब जाता था उस समय तो रात में चलता था, मोनी में पहुंचता था। आज ये हालात है पूर्णिया का कि रात में 11 बजे निकलता हूँ और 4 बजे में पूर्णिया में बैठा रहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने वचन दिया था अपने लोगों को कि बिहार के किसी कोने में ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए, तो फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें लोग देख रहे हैं, इसे आप विकास में गिनते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ, मेरी अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपनी सोच है। मैं ये कहूँ कि 100% काम हो गया है। देखिए बाकी लोग क्या कहते हैं, लेकिन सर सवाल तो उठता है ना कि 15 सालों से अभी तक आपकी ओर से पुल नहीं बनाया गया, एक सड़क नहीं बनाई गई, कोई कमी रह गई है कि 15 साल से लगातार विकास चल रहा है। हमारी जानी चाहिए। आपके पास लौटूंगी, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका आपका तारुफ करवा देती हूँ। राकेश कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी स्वागत है आपका। प्रीति जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेश गुप्ता हुआ, राकेश नहीं है, क्षमा चाहेंगे। धन्यवाद आपको और आप पूरे आपके चैनल को। जी राकेश जी, अब आप हमें ये बता दीजिए, जिस तरीके से लगातार जो सुबह से ही चुनाव लगातार चलता हुआ आ रहा है और साथ ही एनडीए लगातार इस बात का दावा कर रही है कि उनकी ही सरकार बनेगी, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं इस बार के चुनाव में? प्रीति जी, मैं फिर एक बार सुधारना चाहूंगा, मेरा नाम डॉक्टर राजेश हुआ, राकेश नहीं है, ठीक है जी? राजेश जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो भी रहे हैं जी, वो किस मुद्दा को लेकर वहाँ चुनाव लड़े, उनके बड़े नेता गए, इस चीज को उनको ज्ञात होगा जी। वहाँ पे चुनाव इस बार झूठे लोगों के खिलाफ है, जो झूठ बोलकर पलटू मारकर सत्ता पे सत्तासीन हुए थे, वहाँ के लोगों को झूठ बोला था, उसके खिलाफ ये चुनाव हुई है। वहाँ पे लॉकडाउन के समय जो बिहार के हमारे मजदूर भाई जो अलग अलग प्रांतों में कार्य करते थे, उनको किस हाल में मोदी जी ने किया, 4 घंटा के अंतराल में पूरे देश में उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। और सबसे दुखद बात यह है कि राज्य की सरकार 3 महीना तक तो कहीं सुध ही लेने वाले नहीं थे नीतीश जी के नेतृत्व पे, तो वहाँ के लोग इस चीज को भूले नहीं है मजदूर भाई। दूसरी ओर आप जाएंगे कि शिक्षा और बेरोजगारी, आप देखें कि बिहार के हमारे नौजवान इतने सक्षम हैं कि यूपीएससी का जब भी रिजल्ट निकलता है तो आप देखेंगे सबसे अधिक बिहारी भाइयों का परचम लहरता है। मगर और भी लोग जो अलग अलग सेक्टर पे काम करना चाहते थे, उन लोगों को क्या इन लोगों ने रोजगार दिया? माननीय मोदी जी ने ही बोला था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा मैं प्रत्येक वर्ष, क्या वो दिए? इस चीज को क्या नौजवान भूलेंगे? मैं एक बात प्रीति जी जरूर बताना चाहूंगा कि देश के जो नौजवान हैं उनकी स्मरण शक्ति, उनकी याददाश्त इतनी मजबूत है
कि बार बार झूठ बोलकर। लेकिन सर, जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, भ्रष्टाचार के आरोप तो उस पर भी लगे हुए हैं और उसके नेता कहाँ है ये भी पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से अगर इतिहास चलता हुआ आ रहा है तो अब उम्मीद कैसे कर सकते हैं राजेश जी कि आने वाले दिनों में इस तरह की स्थितियां नहीं बनेगी अगर आपकी पार्टी जीतती है? प्रीति जी, ऐसा इतिहास को आप अगर खंगालेंगे तो 15 साल से नीतीश जी है, उसके पहले आरजेडी की सरकार थी वहां पे जी। इसको मानते हैं ना, इसको भी नहीं मानते हैं जी। तो क्या नीतीश जी या देश में जो आज चल रहा है, अभी देश में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। आप मुझे बताइए कि जिस अक्टूबर महीना, ये लेटेस्ट अक्टूबर में बता रहा हूँ जी, कि देश में 5 लाख से ऊपर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ा जा रहा है, सिर्फ उनकी नीतियों का। नीतीश जी को तो पूरे राज्य की जनता ने पलटू राम बोलना चालू कर दिया। अब वो इमोशनल कार्ड खेलने लगे, मेरे अंतिम चुनाव। ये क्या होता है भाई? राजनीति में आपने सेवा नहीं की। उन्होंने कहा कि अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जी। सुमन जी, सुमन जी की ओर से कहा गया है राजेश जी की लॉकडाउन में संवेदनाएं व्यक्त करी है, लगातार लोगों के साथ जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार, इसलिए उनकी ओर से कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी जनता के सुख दुख में साथ रहने वाले, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने वाले नेता जी, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। देखिए, मंजू वर्मा का नाम आपने सुना होगा जी, मुजफ्फरपुर का नाम सुना होगा। वहां पर उस घटनाक्रम में, बलात्कार की घटना में संलिप्तता के साथ फंसे हुए लोगों को किसने टिकट दिया? किसने महिलाओं का मान सम्मान को सड़कों पे लाकर छोड़ा? कौन है वो लोग? भारतीय जनता पार्टी और जदयू है कि नहीं है, ये बताए। बिहार की जनता इस चीज को समझती है और वहां प्रत्येक लोगों में राजनीतिक जागरूकता है। लोग बैठते हैं तो पूरे देश की राजनीति, पूरी दुनिया की राजनीति पर चर्चा करते हैं, जागरूक लोग हैं जी। राजेश जी, मैं आपकी बात कंप्लीट करने का आपको मौका दूंगी और तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इन सबसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिलहाल छोटे से वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जाएंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से लगातार बिहार में जो सुबह से ही वोटिंग हो रही है उसको लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर 3 बजे तक की बात करें तो क्या कुछ अभी वहां पर स्थितियां बनी हुई है और कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है, तो मेरे पास फिलहाल ये खबर सामने आ रही है कि 44.46% अभी तक वहां पर वोटिंग हो चुकी है और लगभग शाम 5 बजे तक ये मतदान सुबह से जिस तरीके से चल रहा है वो भी अब चलता हुआ नजर आएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान चर्चा में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन सब का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो अपनी अपनी सरकार बनने के लगातार दावे कर रहे हैं और उसी को लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चलती हूं मैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी देर से, इरशादुल जी। इरशादुल जी, तमाम नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी बातें भी आपने सुनी, अपनी अपनी पार्टी की जीत के लगातार दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार सुबह से लगाया जा रहा है। सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इरशादुल जी कि क्या लगता है इस बार जो वोटिंग हो रही है तीसरे चरण की, विकास के मुद्दे पर वोटिंग हो रही है, आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है इसको लेकर वोटिंग हो रही है, या फिर आने वाले दिनों में जिस तरीके के लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं उनको लेकर क्या लगता है, क्या कुछ सोच के पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं युवा? देखिए, अब तक ये 2 चरण का चुनाव पहले जो हो चुका है जी, अब ये तीसरा और अंतिम चरण का चुनाव है। इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा फर्क आपको बताना चाहता हूँ जी। पहले 2 चरण के चुनाव में निश्चित तौर पे जो चुनाव था वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच था, लेकिन इस बार जो तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, जो सीमांचल और मिथिलांचल रेंज में ये चुनाव हो रहा है। सीमांचल एक तरफ जहाँ पश्चिम बंगाल से की बॉर्डर से मिलता है, वहीं मिथिलांचल से लेकर के चंपारण का जो इलाका है वो नेपाल और उधर उत्तर प्रदेश से जुड़ता है जी। तो सीमांचल में जो चुनाव हो रहा है वहां पे आमने सामने के फाइट के बजाय मुझे लग रहा है कि ये ट्रायंगुलर फाइट हो रही है वहां पे, इसलिए कि सीमांचल का जो इलाका है वहां पे 35 से 80% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है और उसकी एक अल्टरनेटिव आवाज के रूप में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पे है। तो वहां पे अभी जो पूरा सूरत हाल है 24-25 जो 78 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी वहां 24 सीटों पे है, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल को 20-20 सीटें हैं। लेकिन इस बार जो असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हुई है और बड़ी
पुरजोर तरीके से एंट्री हुई है, तो वहां पे जो फाइट है वो ट्रायंगुलर फाइट हो गया जी। अब इसके बाद हम मिथिलांचल के रेंज में आते हैं, तो मिथिलांचल में फिर वही स्थिति थोड़ी सी बदलती है, और जहाँ पे आमने सामने की फाइट हो रही है, और चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर का इलाका, दरभंगा, इस तरफ ये बढ़ता है। आपने जो पूछा कि ये चुनाव किस मुद्दे पे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये स्पष्ट करूं कि पहली बार बिहार में चुनाव का जो एजेंडा है वह विकास और ये बेरोजगारी का मुद्दा और विकास का मुद्दा है। आज तक हमने कभी नहीं देखा कि सिर्फ एक एजेंडा सेट कर दिया जाए और उस एजेंडे पे चुनाव हो, और उस एजेंडे पे रक्षात्मक रूप अपनाना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति रही है वो रक्षात्मक रही है। तेजस्वी के हमलों का जवाब देना इनके लिए रहा है। तो ये जो चुनाव हो रहा है तीसरे चरण का, वो पहले और दूसरे चरण के चुनाव का ही एक बढ़ता हुआ हिस्सा है जी। लेकिन कह सकते हैं शार्दुल जी, कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चे की भूमिका काफी अहम रहने वाली है। तो तीसरा मोर्चा जो है, कह सकते हैं कि काफी अहम भूमिका रहने वाली है उसकी भी चुनाव में। मुझे लगता है कि जो तीसरा मोर्चा है जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों भी है, जिसमें मायावती की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, तो इन्होंने एक मोर्चा वहां बना रखा है। वहां पे फाइट जो है सो पहले और दूसरे चरण की फाइट से थोड़ी सी अलग फाइट होगी जी। बिल्कुल उर्शादिल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही तीसरा मोर्चा जो है कहीं ना कहीं ये भी काफी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही आपने ट्रायंगल की भी बात कही है कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं वाकई ही दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं इनको कुछ हद तक तीसरे मोर्चे की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। मृत्युंजय जी के पास चलते हैं। मृत्युंजय जी, इस तरीके से मेरे वरिष्ठ पत्रकार इरशादुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा उसकी भी काफी अहम भूमिका फिलहाल जो तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से कुछ सीटों पर हमारे मुकाबले जो गठबंधन के अपने ही साथी जैसे भाजपा कई जगह लड़े हैं, उसके कारण से कुछ सीटों पर आंशिक नुकसान हो सकता है कि जहां वोटों का मार्जिन कम हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के जो लड़ाई है वो पूरी लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच है। पूरे सीमांचल से लेकर चंपारण तक की हम बात करें तो सभी सीटों पर जो औसत रूप से स्थिति है, जो ओबीसी की पार्टी है वो कहीं न कहीं वोट काट कर हमें महागठबंधन को नुकसान करेगी, एनडीए गठबंधन को फायदा करेगी, और इसलिए एनडीए गठबंधन इस राउंड में, अंतिम राउंड में एक बेहतर परिणाम लेकर आएगी, जो कहीं से भी ये नहीं दिखता है कि हम कहीं पीछे जा रहे हैं। और कुल मिला करके हमने विकास के एजेंडे पर 2014 का चुनाव लड़ा, 2019 का चुनाव लड़ा लोकसभा का, और विधानसभा का चुनाव भी हमने लड़ा था 2010 के अंदर, 2015 में अलग अलग हो गए थे, लेकिन आज फिर 2020 में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से वोटिंग समीकरण की हम जब बात करें तो बिहार में जब यही जदयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ था तो जो वोटों का परसेंटेज था जो 22 सीट से 80 सीट पर आरजेडी चला गया था, उसमें एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार जी के वोट का था, जिसको हम लोग बिहार में पचपनिया कहते हैं। ये जो वोट है अधिक ओबीसी का वोट है, ये ओबीसी वोट ये पक्ष में चला जाने के कारण एक बड़ा मार्जिन हुआ था। इस बार के चुनाव में 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन के रूप में आया है। निश्चित रूप से 2010 में हमने 22 सीट पर आरजेडी को सिमटा दिया था, और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार भी 2020 तो क्या लगता है तीसरा मोर्चा जो है जिस तरीके से वो चुनौती दे रहा है, क्या कुछ रणनीति रहेगी फिर आप लोगों की? ये निश्चित रूप से अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, हमारे बीजेपी स्तर पर जो हम लोगों ने चिंतन मंथन किया है, उसके आधार पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में तीसरे मोर्चे किसी की भी सहयोगी लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। जो एनडीए पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसमें कोई विवाद का विषय ही नहीं। ठीक है, सुमन जी के पास चलते हैं। सुमन जी, जिस तरीके से सुबह से ही लगातार वोटिंग हो रही है, और अगर बात कर ले जो ये वोटिंग चल रही है इनमें शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो उनके कंपैरिजन में ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां के युवा जो हैं वो ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि वहां पर वोट प्रतिशत जो है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू शहरी क्षेत्र। तो क्या लगता है आपको, क्या कुछ वजह शहरी क्षेत्रों में इस बार जो वोटिंग है वो कम देखने को मिल रही है? कहीं ना कहीं लगता है आपको कि नीतीश सरकार से नाराज चल रहे हैं लोग, जिसकी वजह से घरों से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, अगर स्पष्ट तरीके से कहूँ प्रीति जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत अगर कहीं कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसा आपने कहा कहीं पुल, कहीं कुछ बाढ़, कहीं कोई रोजगार, तो हो सकता है कहीं कुछ हल्की फुल्की जो है सो बातें लोगों के जेहन में हो,
लेकिन लोग को ये स्मरण रहता है कि जो दिया गया था 15 साल नीतीश कुमार जी को, इस 15 साल में बिहार के हालात कितने बदले, किस तरीके से विकास हुआ, और जो हालात पहले थे उसको बदलते हुए एक बेहतर बिहार बनाने का प्रयास, और उसमें एक हद तक सफल भी हुए नीतीश जी और हमारी एनडीए की सरकार। तो ऐसा नहीं है कि जो हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। हाँ जी, सुमन जी, एक छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि अगर 15 सालों से इतने ही कामकाज किए गए हैं, इतने ही विकास के काम किए गए हैं, तो रैलियां जब होती हैं उनमें आरोप प्रत्यारोप ज्यादा क्यों नजर आते हैं? उनमें जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों से जुड़े हुए नेता हैं, इस तरीके से बात उन्होंने इसलिए कही अंत भला तो सब भला। आपको नहीं लगता कि 15 सालों में अगर विकास ही किया गया होता तो विकास के मुद्दे लेकर ही हम लोग जनता के बीच जाते? निसंदेह, क्योंकि किसी भी मतदाता का, किसी भी जनता का जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो विकास ही होता है। वो विकास चाहता है, अपने जीवन में नौकरी चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। तो हर एक आदमी के जीवन में सबसे पहला जो ये सोच होता है कि उसके बेहतरी के लिए कोई काम हो, और बेहतरी जो है वही विकास है। तो स्वाभाविक है कि हमने विकास किया है और उस विकास को और आगे ले जाने के लिए जनता के सामने है, और जनता और ज्यादा विकास चाहती है तो हमसे वो उम्मीद लगा के बैठी है, और हम उनको आश्वस्त करते हैं। ठीक है, आने वाला जो ये जी, आती हूँ आपके पास, आस्तिक जी के पास चलते हैं। आस्तिक जी, जिस तरीके से सुमन जी कह रहे हैं कि वाकई काफी विकास जो है हमारी सरकार की ओर से किया गया है, और साथ ही जनता अगर चाहती है कि जिस तरीके से 15 सालों में जो विकास हुआ है वो आने वाले सालों में हो, तो निश्चित रूप से हमें वो सरकार के लिए चुनेगी। क्या लगता है इस बार की अगर आपके मुद्दों की बात की जाए, क्योंकि एनडीए तो साफ कह चुकी है कि विकास 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 के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आरजेडी की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए, तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आप लोगों के पास? अब कहना क्या है, विकास हुआ या नहीं हुआ तो जनता आदेश दे चुकी है। आज करीब करीब आदेश खत्म होना है, 10 तारीख को सामने आ जाएगा। नीतीश जी की बुरी तरह हारने जा रहे हैं। इनका विकास आंकड़ों का विकास था, जनता के बीच जब बिहार के लोग बिल्कुल सर, इस बात से कुछ हद तक मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि आंखों का ही विकास है जो फिलहाल टीवी स्क्रीन पर भी काफी देर से लगातार हम लोगों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कोरोना का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल रहा कि बिहार की जनता जो बाहर गई थी वो आ गई यहाँ और काम मांग रही है, भूखे मर रहे हैं लोग, किसी को काम तो आपको लगता है आस्तिक जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से कोरोना काल जो आया था उसमें बिहार में काफी पलायन हुआ है और उसके बाद में लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी देखने को मिलेगा इस चुनाव में? बहुत बड़ा फैक्टर है कोरोना होने के कारण ही जो बिहार के मेधा, बिहार के नौजवान बाहर जाके बेरोजगार और रोजगार नहीं मिलने के कारण बाहर जाकर बदतर जिंदगी जी रहे थे, उनको आज काम नहीं मिला। बिहार में होता था ना कि इतना विकास हो रहा है, इतना आर्थिक आमदनी हो रहा है, ये हो रहा है, सारा आंकड़ों का खोल सामने आ गया जनता को। जब पैदल चलना पड़ा जनता को, जिस तरह से ये लोग जनता संवेदनहीन मुख्यमंत्री कहते हैं, इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री तो आज तक नहीं हुआ कि देश की जनता पैदल आ रही है, बिहार की जनता पैदल आ रही है और मुख्यमंत्री बैठ कर कि नहीं आने देंगे, उनको बिहार के सीमा पर रोक दिए थे। क्या हाल था आप देख रहे होंगे। आज कोरोना खत्म नहीं हुआ तो चुनाव कराने के लिए सब लोग बेचैन थे। ये तो अपनी सुविधा के मुताबिक कोरोना का परिभाषा ये लोग किए। जहाँ 12 नरसंहार होता था, जहाँ सेनानी नरसंहार होता था, यही संवेदना वाली सरकार थी। कौन करते थे नरसंहार? कौन करते थे? नरसंहार कौन करते थे? वही तो जानना चाह रहा है। आस्तिक भाई, सरकार किनकी थी? प्रशासन पर नियंत्रण किनका था? घटनाएं घटनाओं को अंजाम दिया जाता था तो समय की सरकार जो है कहाँ बैठी थी? सरकार तो अपना काम कर ही रही थी। ठीक है, आप तमाम लोग एक एक करके बात करिएगा, क्योंकि अगर आप सभी लोग बोलने लग जाएंगे तो तमाम लोग जो सुन रहे हैं वो बात समझ ही नहीं पाएंगे। वो भी तो सुनना चाहते हैं ना कि हमारी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा। जी आस्तिक जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने ही अभी जवाब में दिया कि उस समय नरसंहार सरकार करती थी, तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह में उत्पीड़न भी सरकार कर रही थी, क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, आप ये बताइए, यही सरकार है ना कि आज जो राजबल्लभ जैसे लोगों को जेल में बंद करने का काम किया। यही सरकार है ना जो आपके जो शाहबुद्दीन को जेल में बंद करने का काम किया। भूल गए? आरजेडी के नेता नहीं है, कोई कांग्रेस के नेता है
और कांग्रेस मंत्री आप चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सब लोगों की बात सुनी जाएगी, लेकिन सभी एक साथ बोलेंगे तो उसके बाद कोई समझ ही नहीं पाएगा कौन सी पार्टी का नेता बोल रहा है। बिल्कुल आप प्रवचन कर रहे हैं। ठीक है मृत्युंजय जी आपके पास आऊंगी। अच्छा रहेगा कि इनका डिबेट हम लोग को 10 तारीख 11 को बुलाइए, बिहार की जनता इसको जवाब दे देगी। बिल्कुल सर बिल्कुल आप तमाम लोगों को 10 तारीख को बुलाया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि जो भी आप लोग यहाँ डिबेट में बैठकर दावे कर रहे हैं वो दावे तो 10 तारीख को पता चला कि कौन सी पार्टी के दावे कितने सच साबित होते हैं। राजेश जी के पास चलते हैं, काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी तमाम पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं, आप उनकी बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन आज जो तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है उन एरियाज की हम बात करें तो मेरे वरिष्ठ पत्रकार रिशादुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी ओर से बताया गया कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो भी तीसरे चरण के जो चुनाव चल रहे हैं इसमें देखने को मिलेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए उन्होंने जो बोला ब्रेक के बाद में जी, ये बात में दम है और सच्चाई भी है कि सीमांचल और मिथिलांचल की जो क्षेत्र होती है वहां पे जो चुनाव की स्थिति होगी, मगर एक बात तो स्पष्ट है जी कि पूरे राज्य में बेरोजगारी और लॉकडाउन ये दोनों मुद्दा बिहार से बाहर नहीं थी, बिहार में चली है पहली बार जी। मगर एक बात से मैं असहमत हूं कि उन्होंने बोला कि वहां पर जातीय समीकरण वगैरह ऐसा कुछ है जी। जब राज्य में विकास, बेरोजगारी और लॉकडाउन मुद्दा चला जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी जदयू बिल्कुल फेल नजर आए। आपको मैं बता दूं जी कि किस प्रकार मोदी जी ने 4 घंटे के अंतराल में पूरे भारतवर्ष को लॉकडाउन कर दिया था, स्टॉप कर दिया था, और बिहार के जो नौजवान है जो दूसरे प्रांतों में कार्य करने को गए थे इस प्रकार हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलकर, एक बहन का आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि साइकिल में अपने पिताजी को लाया था जी। तो क्या इस चीज को बिहार की जनता भूलेगी? अरे बिहार तो वो मिट्टी है, चंपारण की वो मिट्टी है जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन आपने सुना होगा जी। और किसानों के साथ जो अभी मोदी जी ने 3 काला कानून लाया, तो क्या बिहार के किसान उसमें नहीं आएंगे? सभी आएंगे। और सब लोगों ने इनकी करतूती को जान लिया है कि किस प्रकार देश को 6 वर्षों में ये बार-बार 70 वर्षों की बात करते हैं। राजेश जी तीसरा मोर्चा जो है उसको कैसे देखते हैं राजेश जी? प्रीति जी मेरी बात को खत्म होने दीजिए, उसको सजा देने का काम मृत्युंजय जी आऊंगे आपके पास, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। राजेश जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट करिए, मृत्युंजय जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जहां तक आप तीसरे मोर्चे की बात है वहां कोई मोर्चा आप काम नहीं करेगा। वहां तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी और मैं तो बोलूं कि 150 से ऊपर सीटें थम्बिंग मेजोरिटी के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो वहां पे चली है, आपने देखा होगा किस प्रकार भारत सरकार ने 70 वर्षों की बात करते हैं, रेल को प्राइवेटाइज किया, एयरपोर्ट को दे दिया, LIC को दे दिया, किसान को नहीं छोड़ा, कोयला को नीलामी कर दिया। तो देश के जो नवरत्न थे हमारे उन सारे चीजों को तो इन्होंने बेच दिया। तो अब किसकी बात करेंगे? इनके पास कुछ है नहीं, ये रोजगार की बात करते नहीं है, ये जय श्री राम की बातें करते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं डेली पूजा करता हूँ अपने घर पे, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो ठीक है राजेश जी, किसने थाली बजवाया था या बिहार की जनता? ठीक है राजेश जी, फिर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आपने जो बातें कही उनका जवाब ले लेते हैं। राजेश जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है मृत्युंजय जी अपनी बात रखिए। उन्होंने कहा कि उनको तो साफ नजर आ रहा है, उनकी 150 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। राजेश जी आऊंगे आपके पास, मृत्युंजय की बात सुन लेते हैं एक बार। ये जो प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, बिहार की जनता में 20-20 सीट जीत कर जाते था MP में, और लोकसभा में कांग्रेस के लोग थम्पिंग मेजोरिटी से कांग्रेस को बिहार से विदा कर दिया। बहुत दिन ठगने का काम किया। जब देश में सरकार इनकी थी, मनमोहन सिंह की सरकार, 14 मंत्री जेल में गए, 18 मंत्रियों पर आरोप थे। ये प्रवचन की बात कर रहे हैं और ये समझाने की जय श्री राम। और जो सीटें जीतने की उन्होंने बातें कही है, सीट बिहार में कांग्रेस की स्थिति 27 सीट जीतने का काम पिछली बार किया था, वो भी इस बार तो उन्होंने 150 सीटें जीतने की बात कही है मृत्युंजय जी। नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से 27 सीट जीता था इन्होंने। अगर ये दहाई आंकड़े से आगे बढ़े तो ये बताएं, इनको दहाई आंकड़ा भी नहीं मिलने वाला है बिहार में। क्यों रो रहे हैं? नीतीश जी के कारण इनको सीट मिला था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ बिहार में
34% जो अति पिछड़ा होने को है वो 34% और दो अति चरण पिछड़ा के कार्य चुनाव है, में जिस उसके प्रकार कारण उन्होंने से परफॉर्मेंस आरजेडी और किया है, कांग्रेस को लाभ देखिए, अगर आप तमाम लोग इस तरीके से बोलेंगे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगी कि कौन बोल रहा है, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे कि हमारी पार्टी का नेता क्या कुछ बोल रहा है। आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा। 4 से 27 सीट पर गए, आरजेडी के 22 सीट से 80 सीट पर गए। ठीक है, किसके प्रताप से गए? इनके अच्छे कर्म से। लालू जेल चल गए। मृत्युंजय जी एक बार राजेश जी के पास चलते हैं, उसके बाद एक सवाल है मेरा आपसे और सुमन जी दोनों से मेरा एक सवाल है, आपके पास लौटूंगी। राजेश जी जल्दी से अपनी जवाब कंप्लीट करिए आप। मुझे बोला प्रीति जी। राजेश जी देखिए, जब हम लोगों ने ये गलत किया या हमारे नेता कोई जेल चले गए तो बिहार की जनता ने नकार दी, मगर अब झूठे और चोर और फरेब के नौजवानों को ठगेंगे, क्या उनको जुमा लेंगे, प्यार करेंगे, आरती दिखाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। मगर जिस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का वहां पे वक्तव्य रहा है, जय श्री राम का, माँ भारती का, अरे किसके बात करते हैं? ये रोजगार पे बात किसको आपत्ति है? व्यवसाय पे बात बोलते हैं। चलिए ठीक है, दोबारा आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। ठीक है राजेश जी, आप ये बताएं ना। मृत्युंजय जी मेरा आपसे सवाल है, पहले वो सवाल सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको इतना टाइम दे दूंगी कि आप अपनी बात रखिए। इन्होंने कहा कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। सर पैनल में और लोग भी बैठे हैं, अगर मैं आपसे 1 to 1 करती रहूंगी तो तमाम जो लोग बैठे हैं उनको भी वक्त देना है मुझे। 40 में से 39 सीट एनडीए गठबंधन ने जीतने का काम किया, वो क्यों कांग्रेस के भरोसे जीता क्या? आरजेडी के भरोसे जीता क्या? ठीक है मृत्युंजय जी, अब मेरा सवाल जो है वो सुन लीजिएगा। राजेश जी आपके पास भी आऊंगी और जो इनकी बात जो लगातार कह रहे हैं मृत्युंजय जी, उनका भी मैं जवाब आपसे ले लूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है मृत्युंजय जी आपसे, जिस तरीके से जी मृत्युंजय जी जिस तरीके से फिलहाल जो एनडीए की सरकार बनने के आप लोग दावे कर रहे हैं, विकास की लगातार बात कर रहे हैं और साथ ही विचारधारा की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी की विचारधारा एक है, इस वजह से हम लोग साथ मिलकर आगामी चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब योगी आदित्यनाथ रैली करने के लिए आते हैं तो उनकी ओर से कहा जाता है कि जितने भी घुसपैठिए हैं चुन चुन के उन्हें बाहर निकाला जाएगा। वहीं नीतीश कुमार की अगर रैली देख ले तो नीतीश कुमार की ओर से कहा जाता है कि 12 करोड़ जो बिहारी हैं वो मेरे बिहारी हैं, मेरे प्यारे बिहारी हैं और यहीं पे रहेंगे। तो आप दोनों की तो आपस में ही मेंटलिटी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। मृत्युंजय जी पहले आप जवाब दीजिएगा, सुमन जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। मुझे ये आपत्ति लगता है, नीतीश कुमार जी ने कब कहा कि घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालना है? उन्होंने तो ये नहीं कहा। उन्होंने जो ये कहा है कि 12 करोड़ बिहारी मेरे अपने हैं, इस बात से नकार दीजिए आप। नहीं, मेरी जवाब तो सुन लीजिए। जब आपने क्वेश्चन किया था उन्होंने कहा जो बिहारी हैं उनको वो हमारे अपने हैं, उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। जो बिहारी है, हम भी कह रहे हैं जो बिहारी है, जिसके पास बिहारी होने का प्रमाण पत्र है, जिसके पास यहाँ का प्रमाण पत्र लगता है कि 12 करोड़ सारे बिहारी हैं, भारत के निवासी हैं, वो भारत के हैं। लेकिन जो घुसपैठिए बांग्लादेश से आए हैं जिनको एनआरसी के तहत निकालने की बात हो रही है, इसमें गलत क्या है? तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 12 करोड़ जो है वो बिहार की जनता 12 करोड़, आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए। उनको संसाधन अधिकार है जो भारत के रहने वाले नहीं है। मृत्युंजय जी आप ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए कि 12 करोड़ जो है वो बिहारी है, सारे 12 करोड़ बिहारी है, क्योंकि 12 करोड़ उनके खुद उन्होंने कही है बात। देखिए 12 करोड़ आंकड़ा हो उनके पास जो आंकड़ा है उस आंकड़े पर उन्होंने कहा कि पर हम कह रहे हैं नहीं है, जो बिहारी है वो सब मेरे अपने हैं। लेकिन जो घुसपैठिए वो कैसे उन्होंने तो 12 करोड़ का आंकड़ा नहीं हो सकता अगर उन्होंने बिहारियों की बात कही है तो। घुसपैठिए हमारे अपने हैं, उन्होंने कहा जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर निकालो। चलिए ठीक है सर, वो तो जनता ने सुना है कि कौन से नेता की ओर से क्या कुछ बात कही गई है। ठीक है सुमन जी आपके पास चलती हूँ, आप इस बात का जवाब दे दीजिए। मृत्युंजय जी और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं समझ गई आपकी बात, आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ठीक है सुमन जी आप अपनी बात रखिए। जी जिस तरीके से ये बयानबाजी जो निकलकर सामने आ रही है और मृत्युंजय जी की ओर से जी प्रीति जी, सबसे पहले बड़ी बात क्या है कि योगी जी ने क्या कहा और नीतीश जी ने क्या कहा। योगी जी ने कहा कि जो घुसपैठी हैं उनको बाहर किया जाएगा। नीतीश जी ने कहा, हमारे नेता ने कहा कि बिहार के जो 12 करोड़ जनता है वो हमारे हैं। तो इसमें ये कहा है कि योगी जी की बात का हम खंडन करते हैं। ठीक है, योगी जी जो चाहते हैं वैसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूं। एक छोटा सा सवाल, 12 करोड़ जो है वो सारे बिहारी है, एक्सेप्ट कर लीजिए इस बात को आप कि यहाँ 12 करोड़ की जनता है हमारे बिहार में। नहीं ये कहा, ये बिहारी या नहीं बिहारी की बात कहा, तो उनकी ओर से तो 12 करोड़ कहा गया है ना सर, फिर वो 12 करोड़ कौन है? जो है ये 12 करोड़ जो है ये पूरा हिंदुस्तान है, ऐसा सर नहीं कैसी है बात करते हैं सर, उन्होंने जनता के सामने रैली में ये बात कही और आप कह रहे हो कि पूरे हिंदुस्तान, क्या पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं? सुमन जी क्या पूरे हिंदुस्तान में 12 करोड़ लोग हैं?
पूरे हिंदुस्तान का आदमी निकालने की बात हो रही है। सर यही तो दिक्कत है ना, आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, उनका ये कहना है कि जो घुसपैठी हैं जी हमारे पड़ोसी देश हैं। यही तभी तो मैं कह रही हूँ ना सर, मृत्युंजय जी और सुमन जी, तभी तो मैं कह या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि 12 करोड़ बिहारी है, या तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर, या फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लिए कि वाकई उन्होंने कहा घुसपैठी उसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग हैं 12 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं, ये बाहर के लोग नहीं हैं। और हाँ, अगर घुसपैठिए हैं सर, लगता है आपने सुना नहीं आपके नेता की ओर से जो बातचीत की गई है। जी आस्तिक जी, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, आऊंगी सर आपके पास, आप खुद ही काफी कंफ्यूज चल रहे हैं आप तो। आस्तिक जी बात रखिए अपनी। देखिए, अभी तो आधा कंफ्यूज है, 10 तारीख के बाद पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे जब इनके नेता संन्यास ले लेंगे, मुंगेरी लाल के संन्यास ले लेंगे। देखते रहिए। अच्छा, वो तो सामने आ जाएगा ना। बिहार का देश की दशा और दशा तय करेगी जी, देश की दशा और दशा बिहार का यह चुनाव तय करने जा रहा है। तो ठीक है, तो राजनीति से संन्यास ले लीजिएगा आप लोग, कहिएगा देश की दशा दिशा में बीजेपी और एनडीए ही रहने वाली है। सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं मृत्युंजय जी जैसे कि बीजेपी की ओर से कभी ये दावे किए नहीं गए हो और बीजेपी कभी हारी ना हो। आप लोगों ने संन्यास लिया था? नहीं, बिहार की बात कर रहा हूँ, एक बिहारी 100 पर भारी है, बिहार की बात कर रहे हैं, बाकी की बात नहीं कर रहे। जी जी आस्तिक जी। जी, अगर चुनाव में बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया है, लालू जी के ऊपर जितना अत्याचार उत्पीड़न इस तरह से किया गया, और यहाँ आज एक तरह से निरंकुश शासन हुआ था, और उस कुशासन के खिलाफ बिहार से शंखनाद होने जा रहा है, जो दिल्ली तक पहुंचेगी और बिहार की और भारत की जनता को ठीक है सर, जिस तरीके से आपके तमाम जो वादे किए जाते हैं, बिल्कुल 10 तारीख को स्थिति क्लियर हो ही जाएगी। इरशादुल जी, क्या लगता है आपको, तमाम लोगों को आप लगातार सुन रहे हैं, स्थितियां फिलहाल जो बनी हुई है वो भी आपको पता है, जो फिलहाल मुद्दे हैं वो भी सबके सामने है, किसी से मुद्दे नहीं छुपे कि सरकार की ओर से जो दावे किए गए हैं, विपक्ष की ओर से जो बातें कही जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे उसके बाद भी यही स्थितियां बनी रहेगी जो फिलहाल बनी हुई है। देखिए, हमें चुनाव के परिणाम का इंतजार करना चाहिए। आज चुनाव आपसे कुछ ही देर में, मतलब कि 2 घंटे में चुनाव खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं और जितने भी नेता हैं उनका राजनीतिक भविष्य जो है ईवीएम में कैद होगा। उसके बाद हमें 3 दिन समय है, हमें इंतजार करें कि चुनाव के परिणाम क्या होते हैं। लेकिन ये तय है कि यह जो चुनाव है, इस तरह से जो चुनाव हुआ है, जिस तरह से बिहार की जनता में एक उत्साह है, और हमें लगता है कि यह उत्साह, यह आभास देता है कि जो भी सरकार आएगी उसे बहुत ही सजग और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने इस बार जिस तरह से उत्साह दिखाया है, और कोरोना के संकट के बावजूद 56-57% वोट, अभी तक जो है लगभग 46% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है जी। तो हमें लगता है कि पहले 2 चरण के बाद से ये तीसरा चरण के मतदान में ज्यादा और वोटिंग होगी जी। तो अब जनता का ये फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब जो भी सरकार आएगी उसे यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, उसमें कोई कोताही अगर कोई सरकार करती है तो फिर इसको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा जी। लेकिन ये बात तो एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई इस बार युवा जो है वो काफी जागरूक हो गए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हमेशा लोक लुभावने वादे किए जाते थे, आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता था और विकास की जो गंगा बहाई जाती थी, कहीं ना कहीं उन सब से हटके वाकई युवा जो है काफी जागरूक हो गए हैं और अपनी सोच समझ से इस बार वो वोटिंग कर रहे हैं। इरशादुल जी देखने को मिल रहा है जी, तो जब सड़कों पे या जुलूस की शक्ल में अगर युवा सामने आ जाए और जिससे वो नाराज हो, भरी सभा में अपनी नाराजगी का इजहार कर दे, और जिसके प्रति वो मोहित हो उसको अपने सर पे बिठा दे, तो इसका मतलब है कि वो किसी से बहुत उम्मीद पाल रखा है, और इसका मतलब है कि किसी से वो नाराज है। तो उसने अपनी नाराजगी को और अपने उत्साह को, अपनी उम्मीदों को जता दिया है। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं इरशादुल जी, कहीं ना कहीं 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे काफी चौंकाने वाले होंगे वो। देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि युवाओं ने और महिलाओं ने बड़ा मतदान किया है जी, और ठीक उसके उलट शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान प्रतिशत में भी बहुत बड़ा फासला देखने को मिला है। 2000 ये दूसरे चरण के चुनाव में जहाँ पे शहर में 40% मतदान हुआ, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में
56% तक मतदान ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इरशादुल जी, इतना वक्त नहीं है, वरना मैं आपसे जो आप बातें कर रहे हैं उसे कंप्लीट करने का मौका देती। राजेश जी, आप एक आखिरी कमेंट दीजिए। देखिए, कमेंट से प्रीति जी ये होगी कि वहाँ पे बेरोजगारों जो नौजवान हैं उनकी विजय होगी इस बार, और ताली थाली और दीप जिसने जलवाया था वो घर पे बैठ के आंसू बहाएंगे, और मोर जिसने नचाया था, देश को मोर दिखा रहे थे, उनको आत्मचिंतन करना होगा और नया जुमला लेकर के फिर धर्म के रास्ते बड़ी चलते हुए विजय होते हैं। आती हूँ आपके पास, तय है और जाएंगे वहाँ सत्ता से बेदखल होंगे, बिहार जीत होगी, बिहार के नौजवानों की जीत होगी इसमें। ठीक है मृत्युंजय जी, आखिरी कमेंट जल्दी से। राजेश जी को कौन से भारत की बात करें? भारत के अंदर तो जो धर्म युद्ध की बात करता है, जो धर्म के रास्ते रहता है, वो विजय होता है। आपने कब से मना कर दिया? इन्होंने शायद इनको भ्रम हो गया है, और जब जब इस तरह की परिस्थिति होती है तो लोग रावण रूपी रास्ता अख्तियार करते हैं और धर्म को गलत मानते हैं। और इसलिए निश्चिंत रहे कि बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनेगी, और ये जैसे जो इस प्रकार की शक्ति है जो धर्म को नकारती है, जी 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो आपकी ओर से जो वादे किए जा रहे हैं वह भी वहां पे सबके सामने क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से जो लगातार सरकार बनाने के वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, 10 तारीख को परिणाम आने के बाद में तमाम स्थितियां क्लियर हो जाएगी। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने हमारे साथ साझा किया, उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार तीसरे चरण की वोटिंग चल रही है, तमाम पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबकी ओर से यही कहा जा रहा है कि इस बार हमारी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 15 सालों से लगातार विकास की बातें एनडीए सरकार करती हुई आ रही है, और अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरीके से तमाम विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है और लोगों को वहां पर लकड़ी के पुल जो बने हुए हैं उनसे गुजरकर वोटिंग के लिए जाना पड़ रहा है। तो ये तो सबके सामने क्लियर हो गया है कि बिहार सरकार जो लगातार विकास के दावे कर रही है वो कितने सही है। लेकिन 10 तारीख को जब परिणाम आएगा तब ये भी क्लियर हो जाएगा कि फिलहाल जो तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है इनमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।